हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। मैं अलीश मदानी आज आपको समझाने वाला हूं चैप्टर नंबर 5 पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट। अब यहां पर ये टॉपिक देख के आपको आश्चर्यचकित होगा कि सर कहां केमिस्ट्री लेकर घुस गए, कहां हम बायो कर रहे थे। अरे भाई, એકમ કસોટી 6 આવી ગઈ છે, ખબર નહીં હોય તો જણાઈ દો। એકમ કસોટી 6 ની અંદર આ ચેપ્ટર આવવાનું છે, तो मैंने सोचा कि अगर ये एकम कसौटी 6 में आने वाला है तो चलो यही चैप्टर पहले समझा देते हैं। बायो समझाओ, केमिस्ट्री समझाओ, मुझे तो समझाना है साइंस। तो आज मैं आपको केमिस्ट्री का 5th चैप्टर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट वन शॉट वन वीडियो पूरा कराने वाला हूं। तो देखो यहां पर बहुत ही मजेदार चैप्टर है, काफी बढ़िया चैप्टर है। हमारे बहुत सारे बाबा लोग आए, साइंटिस्ट लोग आए, साइंटिस्ट को अपने आप बाबा नाम देंगे। बहुत सारे बाबा लोग आए, वो बाबा ने बहुत सारी ट्राई की, क्या एलिमेंट को क्लासिफाई करने की। लास्ट में एक बाबा आया जिसका नाम था हेनरी मोस्ले बाबा। वो बाबा ने पूरा एकदम सॉर्ट आउट कर दिया और पूरा क्लासिफिकेशन दे दिया। मतलब जो हमारे एलिमेंट्स थे, जो नेचर के अंदर जितने भी एलिमेंट एग्जिस्ट कर रहे थे, उसको क्लासिफाई किया है इसमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है और छोटा चैप्टर है। मुझे पढ़ाने में बड़ा मजा आता है ये चैप्टर, बिकॉज हर साल मैं इसको लास्ट में पढ़ाता हूँ, बिकॉज काफी मजा आता है, आराम से पढ़ाता हूँ। लेकिन मैंने सोचा कि यहाँ YouTube पर आज पहली बार इसको आगे डाल देते हैं। बेचारा हमेशा लास्ट आता है, ऐसे केमिस्ट्री का भी लास्ट ही चैप्टर है ये, लेकिन इसको मैंने रिवर्स गियर में शुरुआत की है। चलिए तो अब अपने यहाँ पर इसका चैप्टर स्टार्ट करते हैं विदाउट वेस्टिंग योर टाइम। सबसे पहले यहाँ पर थोड़ा इसका इंट्रो बता दूं कि इसमें तीन बाबा लोग आए थे। एक्चुअली 4 आए थे, लेकिन 3 जो थे वो फेल हो गए थे। पहले बाबा आए थे डॉबिर्नियर, दूसरे बाबा आए थे न्यूलैंड और तीसरे बाबा आए थे मेंडेलीव। ये तीनों बाबा फेल हो गए और चौथे बाबा जो आए, जो साइंटिस्ट बाबा थे, चौथे साइंटिस्ट बाबा, वो थे हेनरी मोस्ले। लेकिन ऐसा बोला जाता है कि हेनरी मोस्ले ने थोड़ा बहुत मेंडेलीव का ही यूज किया था। ऐसे देखने जाए तो काफी हद तक मेंडेलीव मतलब जिसने इसकी नींव रखी थी, मेन जो स्थापना की थी, जो सही में एक्चुअली उसने जो किया था वो एक बड़ा अचीवमेंट था, वो मेंडेलीव थे। बिकॉज मेंडेलीव अगर ये नहीं करता तो भाई ये हेनरी बाबा नहीं कर पाते। ठीक है, तो ऐसा हम लोग मान के यहां पर चलते हैं। तो ये 4 साइंटिस्ट जिसके बारे में बताया, हम लोग को उतना ही पढ़ना है। और इस चैप्टर में से एक टॉपिक ऐसे भी निकल गया, जो ट्रेंड्स थी वो आपको निकाल दिए, तो आपको इतना ज्यादा टेंशन वाला है नहीं। तो चलो पहले टॉपिक पर आते हैं। पहला जो है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड नेसेसरी। तो भाई क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है और उसकी नेसेसरी क्या है, तो मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू समझाता हूं। आप लोग एक मुस्लिम डिश होती है, मैं नाम दूंगा यहां पर वो डिश का, खिचड़ा खाया है सबने? खिचड़ा। तो खिचड़ा क्या होता है पता है? खिचड़ा बहुत सारी दाल जो होती है ना, डिफरेंट टाइप ऑफ दाल का मिक्सचर होता है। तो अगर मैं आपको खिचड़े में दाल पहचानने की बोलूंगा तो आप पहचान नहीं पाओगे। लेकिन अगर वही दाल अगर मैं अलग अलग बनाता हूं, कि कभी मैंने तुअर की दाल बनाई, कभी मैंने मक की दाल बनाई, या कभी मैंने दूसरी दाल बनाई, तो आप पहचान लोगे। क्यों? बिकॉज देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ दाल, अलग अलग टाइप की दाल है। तो कहने का मतलब ये है कि एलिमेंट का क्लासिफिकेशन क्यों जरूरी है। तो भाई हर दाल को, मतलब हर एलिमेंट को अगर अलग अलग पढ़ना है, तो हमें दाल को जैसे अलग किया ना, वैसे खिचड़ा नहीं बनाना है, इसलिए क्लासिफिकेशन नेसेसरी था। बात समझ में आ रही है? वापस समझाता हूं। मुस्लिम की एक डिश है जिसका नाम होता है खिचड़ा। खिचड़ा जो होता है ना, वो दाल से बना होता है, मतलब डिफरेंट टाइप ऑफ दाल का मिक्सचर होता है। तो आप जब दाल मिक्स हो जाती है तो आप पहचान नहीं पाते हो ये दाल कौन सी है। लेकिन अगर वही चीज को मैं अलग अलग करके निकालूंगा तो मुझे पता चलता है कि तुअर की दाल है, ये मक की दाल है। तो कहने का मतलब ये है कि अगर आप कोई भी एलिमेंट को पहचानना चाहते हो तो आपको उसको डिफरेंट क्लासिफिकेशन देना पड़ेगा, डिफरेंट प्रॉपर्टीज के थ्रू अलग करना पड़ेगा, तो ही आप पहचान पाओगे। अब सारे एलिमेंट एक ही जगह पर है तो आप क्या पहचान पाओगे, है ना? तो देखो यहां पर लिखा है, द अरेंजिंग ऑफ एलिमेंट इनटू डिफरेंट ग्रुप्स ऑन द बेसिस ऑफ सिमिलैरिटी इन देयर प्रॉपर्टीज इज कॉल्ड क्लासिफिकेशन। मतलब जैसे मैंने एग्जांपल दिया कि डिफरेंट एलिमेंट को डिफरेंट क्लासिफाई करो, तो आप याद रख सकते हो दाल, खिचड़ा, बहुत सारे जन को याद भी रह जाएगा कि अरेंजिंग ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स, मतलब हर एलिमेंट को उसके सिमिलैरिटीज पर, उसकी प्रॉपर्टीज पर डिफरेंट करना, उसको हम लोग क्लासिफिकेशन बोलते हैं।
और वो क्यों नेसेसरी है? द क्लासिफिकेशन ऑफ सिमिलर एलिमेंट्स मेक्स इजी द स्टडी ऑफ द एलिमेंट इजियर। तो हम आराम से वो चीज को पढ़ सकेंगे, एकदम इजीली वो चीज को पढ़ पाएंगे इसलिए। और बापू कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल 118, अराउंड 118 मैं बोलूंगा, एग्जैक्टली 118 नहीं है, देयर आर अराउंड 118 एलिमेंट्स है जो हम लोग को आ सकते हैं। नेक्स्ट बात करता हूं मैं अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ क्लासिफिकेशन की, जो आपका दूसरा टॉपिक है, लेकिन उसमें ज्यादा था नहीं, लेकिन मैंने निकाल के ऐसा डाल दिया, नहीं तो बोलेंगे साहब टॉपिक करायो नहीं, कमेंट में आई जाए तरह। देखो, द अर्ली अटेम्प्ट्स ऑफ मेक वाज ग्रुपिंग द नोन एलिमेंट्स इनटू द टू ग्रुप्स वेयर मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। लेकिन जब सबसे पहले जो अर्लियर अटेम्प्ट्स हुए थे ना, उसमें दो ही चीज का ध्यान रखने में आया था। पहली चीज ये थी कि मेटल्स और नॉन मेटल्स, तो उसका एक साइड इफेक्ट भी था। द डिफेक्ट इन दिस क्लासिफिकेशन वाज इट हैड नो प्लेस फॉर द मेटलॉइड्स। तो इसका एक सबसे बड़ा साइड इफेक्ट ये था कि इसको मेटलॉइड्स को कोई जगह देने में नहीं आई। मेटलॉइड्स मतलब ऐसी चीजें जो मेटल को भी फॉलो करते हैं और नॉन मेटल को भी फॉलो करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं? उसको हम लोग बोलते हैं मेटलॉइड्स। ठीक है, उसकी कोई जगह नहीं थी। जब स्टार्टिंग में जब एलिमेंट्स की डिस्कवरी होना चालू हुई, उसका क्लासिफिकेशन करना चालू हुआ। अब जैसे मैंने आपको बताया, कितने बाबा लोग आए थे, कितने साइंटिस्ट बाबा आए थे? 3 बाबा लोग आए लेते। अब उसमें से पहले बाबा के बारे में पढ़ाता हूं। तो पहला बाबा आया था डॉबिनियर ट्रेट्स, जो 1829 में आया। डॉबिनियर ने बोला, द डॉबिनियर क्लासिफाइड द एलिमेंट इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस into the group of 3 elements called traits. Each trait of the atomic mass was a middle element approximately average of the atomic mass of the other 2 element. क्या हो गया? डॉबिनियर भाई ने बोला कि हम क्या करेंगे, ऐसा उसने समझा रहा है, एक काम करो कि जितने भी एलिमेंट्स है उसका एटॉमिक मास निकाल लो, ध्यान रखना। और जैसे ही आपने उसका एटॉमिक मास निकाला, उसको 3-3 की पैर में बेच दो। लेकिन एटॉमिक मास को निकालना कैसे है? इंक्रीजिंग ऑर्डर में। देखो, ऐसे कि भाई पहला एलिमेंट हो गया, दूसरा एलिमेंट, तीसरा, चौथा, पांचवा, ठीक है। तो ऐसे करते करते डॉबिनियर भाई ने बोला सबको निकाल लो और फिर सबको 3-3 की पैर में बेच दो। ऐसे देखो, जैसे मैंने ये टेबल बनाया है, ठीक है। फिर उसने ऐसा बोला कि अगर आप लिथियम और पोटेशियम, मतलब पहले वाले का और तीसरे वाले का A+C डिवाइडेड बाई 2, मतलब ये दोनों का अगर एवरेज निकालते हो ना, तो आपको अप्रोक्सीमेटली बीच वाला मिल जाएगा। मतलब 3-3 की पैर में। लेकिन आपको रखना कैसे है? उसको असेंडिंग ऑर्डर में रखना है। देखो वापस समझो, वापस समझाता हूं। ये बाबा ने क्या बोला? ये बाबा ने ऐसा बोला है कि एटॉमिक मास जो है ना, उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट करो। जैसे ही आपने उसको इंक्रीजिंग ऑर्डर में सेट किया, उसको 3-3 की पैर में बेच दो। 3-3 की पैर में बेच दिया। अब उस टाइम तक कितने एलिमेंट्स सिर्फ पता थे? 33 एलिमेंट्स। ठीक है, ध्यान रखना, उस वक्त तक अराउंड 33 एलिमेंट्स ही पता थे, लेस देन 33, उतने ज्यादा पता नहीं थे उन लोगों को। तो उसने ऐसा बोला कि भाई सेट कर लो, असेंडिंग ऑर्डर में लगा दो, और फिर उसको क्या करो आप लोग 3-3 की पैर में निकाल दो। तो 3-3 की पैर में निकाला है, देखो अब 3 की पैर, 3 की पैर, 3 की पैर। अब वो ऐसा बोल रहा है कि पहले दो का, मतलब फर्स्ट वाले का और थर्ड वाले का, वो दोनों का एवरेज लो। वो दोनों का एवरेज लिया तो ऐसा बोल रहा है बीच वाला मिलेगा। मतलब कौन सा? ये बी वाला मिल जाएगा। लेकिन ये कब तक सक्सेस हुआ? सिर्फ 9 एलिमेंट्स तक। कब तक सक्सेस गया? तो ये सक्सेस गया सिर्फ 9 एलिमेंट। 9 एलिमेंट्स के ऊपर इसका सक्सेस फेल हो गया, इसलिए ही कुड ओनली, ये अब उसकी लिमिटेशन आ गई। ये बाबा फेल हो गए, ये सब पास नहीं मिला, इसको कोई अप्रूवल नहीं मिला और ये बाबा को फेल कर दिया। और ये बाबा फेल हो गए बिकॉज ये 3 ट्रेड तक ही कर पाए। मतलब 3 ट्रेड के ऊपर ये बाबा का काम नहीं चला। ये बाबा ऐसा फेकुचंद गिरी निकले और बाबा को बोल दिया कि आपका काम यहाँ नहीं चलेगा। फेकुचंद नहीं है, मतलब कहने का मतलब अपने लिए हंसी मजाक है, फेकुचंद मतलब ये साइंटिस्ट ही है, लेकिन इनका अभी आगे अप्रूवल नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? बिकॉज उनको ऐसा बोलने में आया कि आपका ये 3 के आगे नहीं चल रहा है। मतलब आपका जो थियरी है वो 9 एलिमेंट तक ही पॉसिबल है, और उसको पॉसिबल कहां तक करवाना था? अराउंड 33 एलिमेंट्स तक। लेकिन वो 11 पैर बना के नहीं बता पाया। ट्रेड्स है ना, इसलिए क्या बोला है? ही कुड ओनली क्लासिफाई ट्रेड्स। ट्रेड्स मतलब क्या? 3-3 की पैर। इसका मतलब ही होता है 3 पैर्स के फॉर्म में। लेकिन कैसे? 3 की जोड़ी, 2-2 की जोड़ी होती है ना, वैसे 3 की जोड़ी को बोलते हैं ट्रेड्स। तो ट्रेड्स में वो नहीं कर पाया था, लेकिन वो 3 ही ट्रेड्स कर पाया, उसके आगे वो नहीं कर पाया। लेकिन उसको करना कितना था?
अराउंड 33 एलिमेंट्स तक, मतलब अगर वो 33 एलिमेंट्स तक कर देता तो एक्सेप्ट हो जाता, लेकिन वो नहीं कर पाया, इसलिए ये थियरी क्या हो गई, एक्सेप्ट नहीं हुई, इसकी थियरी भी फेल हो गई। उसके बाद आते हैं न्यूलैंड बाबा। नेक्स्ट बाबा आए जिसने बोला अपने करके दिखाएंगे। अब इसको ऐसा, डॉबिनियर बाबा तो फेल हो गए थे, तो न्यूलैंड बाबा ने आके बोला अपन अब इसको क्लासिफाई करेगा, तद्दन क्लासिफाई करके दिखाएगा। तो भाई न्यूलैंड बाबा आए, बोला कि क्लासिफिकेशन करना है तो चल। उन्होंने क्या बोला, तो उन्होंने क्या बोला कि जॉन न्यूलैंड अरेंज द नोन एलिमेंट इनटू इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक masses and properties of every eighth element was similar to the first element is called law of octaves. It is known as Newland law of octaves. octaves का मतलब ही होता है धुन, ऐसा समझ लो सरगम, ऐसा कुछ है इसका मतलब ही, आप सर्च करोगे तो सरगम होता है। अब कहने का मतलब क्या है, बाबा क्या समझा रहे, तो ये बाबा ऐसा समझा रहे थे कि भाई अपने भी वही लेंगे, क्या लेंगे, एटॉमिक मास ही लेंगे, लेकिन उसने ऐसा बोला, ये बाबा ने ऐसा बोला कि हर 8वां एलिमेंट क्या करता है पता है, फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। साहब आ जरा बाग्गा मरा है તમે, हर 8वां एलिमेंट फर्स्ट वाले की प्रॉपर्टी, बाग्गा पड़ी है ना, वांधो नहीं, एनु टेबल भी रेडी है। अब देखो इसने है ना कुछ सारे गामा का बनाया, सारे गामा पा धा नी सा, तो 8वां एलिमेंट देखो वापस सा आया, मतलब वो ऐसा बोल रहा है कि हर 8वां एलिमेंट पहले वाले की प्रॉपर्टी फॉलो कर रहा है। मतलब डू रे मी फा सो ला ती, ये उसका वहां का जर्मन का होगा सारे गामा पा, अपना सारे गामा क्या है, सा रे गा मा पा धा नी और सा, मतलब हर देखो वापस 8वें पर क्या है, सा से चालू हुआ, सा पे खत्म हुआ। मतलब उसका कहने का मतलब ऐसा था कि हर 8वां एलिमेंट, मतलब कहने का मतलब देखो हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, तो फ्लोरीन किसको फॉलो करेगा, हाइड्रोजन को। मतलब कहने का मतलब जहां से आपने काउंटिंग स्टार्ट किया, अगर आप लिथियम से स्टार्ट कर रहे हो तो लिथियम का 8वां एलिमेंट कौन सा है, सोडियम। मतलब ये देखो 1 2 3 4 5 6 7 8, मतलब हर 8वां एलिमेंट उसके पहले वाले की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है, इसलिए इसको सारे गामा पा में रखा गया है। और उसने डू रे मी गा फा सो ला ती, वो वहां का कुछ होगा, वो जर्मन लोग का कुछ होगा, सारे गामा पा, मेरे को इसका ज्यादा वो नहीं है, तो वो मतलब अपने सारे गामा याद रखते हैं। तो उसने ऐसा बोला कि हर पहला एलिमेंट हर 8वें वाले की प्रॉपर्टी फॉलो करता है। मतलब लिथियम किसको फॉलो करेगा, लिथियम को कौन फॉलो करेगा, सोडियम को पोटेशियम को कॉपर, ठीक है। ऐसे करते करते उसने टेबल बनाया। अब यहां से गिनोगे तो ये 8वां हो जाएगा, अगर यहां से गिनोगे तो ये 8वां हो जाएगा, मतलब हर 8वां एलिमेंट उसके पहले वाले को फॉलो करता है। ये बाबा थोड़े सही तो थे, लेकिन थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस भी थे। मतलब ये जो न्यूलैंड भाई थे ना, ये जो साइंटिस्ट बाबा थे ना, वो थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में चल रहे थे। क्यों, बिकॉज भाई उसकी जो मेन काम था, उसकी मेन कैरेक्टरिस्टिक्स आपको एग्जाम में पूछेंगे, इसको रेड कलर में करने का था, रह गया होगा। इट कंटेन्स द एलिमेंट फ्रॉम हाइड्रोजन टू थ्रोमियम, और उस टाइम तक कितने एलिमेंट आ चुके थे, 56 एलिमेंट। मतलब जब तक ये बाबा आए थे मार्केट में, नया मॉडल आया था, तब तक ये बाबा 56 लोग आ चुके थे। कितने लोग आ गए थे, 56 बाबा आ गए थे, मतलब सॉरी 56 एलिमेंट आ गए थे, बाबा तो दूसरे ही है, 56 एलिमेंट आ गए थे। एंड द प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8th एलिमेंट, स्पेलिंग मिस्टेक है, एवरी 8th एलिमेंट वर सिमिलर टू द फर्स्ट, बराबर। मेन इसका दो ही था कि इसके वक्त 56 एलिमेंट आ चुके थे, इसने भी एटॉमिक मास ही कंसीडर किया था इंक्रीजिंग ऑर्डर में, लेकिन इसके वक्त तक अराउंड कितने आ चुके थे, अराउंड 8th एलिमेंट आ चुके थे, बराबर, सॉरी 56 एलिमेंट आ चुके थे। और इसकी प्रॉपर्टी क्या थी, हर 8वां एलिमेंट क्या रहता है, सेम प्रॉपर्टी फॉलो करता है। लेकिन ये बाबा भी फेल हो गए। ये बाबा क्यों फेल हो गए, तो ये बाबा थोड़े ओवर कॉन्फिडेंस में आ गए थे। अब ओवर कॉन्फिडेंस क्या था बताता हूं। द लॉ वॉज एप्लीकेबल अप टू कैल्शियम ओनली। पहला तो भाई ये जब अप्रूवल मांगने गए, ये जब अप्रूवल लेने गए, तो इसका लॉ ठीक है कैल्शियम तक बराबर चला, मतलब यहां तक सब कुछ बराबर था, इस बाबा में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, कोई धतिंग नहीं थे, कैल्शियम तक एकदम कंप्लीट चल रहा था, ये एलिमेंट तक बराबर चल रहा था। उसके बाद लॉ कुछ सेटिस्फाई नहीं हुआ। अब क्यों नहीं हुआ, तो देखो उसके लिए भी रीजन है। It contained only 56 elements. Further, it was assumed that only the 56 element existed in the nature. No element would discovered in the future. ये बाबा ने कुल्हाड़ी उठा के अपने पैर पे मार दी। अला साहेब बाबू क्या बोला तमें, अला इसने क्या किया, उसने कुल्हाड़ी उठा के अपने पैर पे मार दी। क्यों, उसने ऐसा बोल दिया
कि 56 से ज्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं कर सकते। क्या बोला उसने? 56 एलिमेंट से ज्यादा एलिमेंट एग्जिस्ट नहीं करेंगे। ये इसकी सबसे बड़ी डिसएडवांटेज हो गया था, ये नहीं बोलने का था। ये उसने बोल के बहुत बड़ी गलती की थी, बिकॉज साइंस में हमेशा डिस्कवरी होती रहती है, लेकिन ये बाबा जो आइले थे अपने, ये क्या नाम है, न्यूलैंड भाई ने ऐसा बोल दिया कि इसके आगे कोई एलिमेंट आएगा ही नहीं, और ये सबसे बड़ी इसकी माथाकूट थी। तो ये लोचा हो गया, यहाँ पर ये लोचा हो गया, बिकॉज ऐसा नहीं बोलने का था। तो इसने अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार दी कि इसके आगे कोई एलिमेंट आ ही नहीं सकता। हालांकि उसके बाद कितने एलिमेंट डिस्कवर हुए? अराउंड 118 एलिमेंट अभी एग्जिस्ट करते हैं मार्केट में, ठीक है, मतलब है अपने फिजिकली एग्जिस्ट कर रहे 118 जो और स्टडी चल रहा है, और भी स्टडी चल रहा है उसके ऊपर। दूसरा, इन ऑर्डर टू फिट द एलिमेंट इनटू द टेबल, न्यूलन एग्जिस्टेड 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट unlike the other elements same node. For example, cobalt, nickel are in the same group of slot of the same column of fluorine, chlorine, bromine, which has a different property than element. Iron could be responsible for the cobalt has been placed differently in the element. देखो इतना बड़ा सेंटेंस है ना, उसको मैं शॉर्ट में समझा देता हूँ। ये बाबा ने क्या किया, थोड़ा गपले मारे, थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट किया। क्या किया? कोबाल्ट और निकल को एक ही ग्रुप में लगा दिया। अब ये कोबाल्ट और निकल क्या है? मेटल है, और ये तीन क्या है? ये नॉन मेटल है। तो ये कैसे पॉसिबल हो गया भाई? आपने क्या लोचा मार दिया, नॉन मेटल के ग्रुप में मेटल को बिठाने लग गए। सबसे बड़ा डिसएडवांटेज, नॉन मेटल के ग्रुप में मेटल को घुसा दिया। लोचा ना, सबसे बड़ा लोचा यही निकला कि मेटल के ग्रुप में, नॉन मेटल के ग्रुप में मेटल को घुसाया, सबसे बड़ा लोचा। हालांकि वो क्या है? आयरन है। कोबाल्ट निकल क्या है? आयरन का एक फॉर्म है। तो ये नहीं चला। मतलब यहां जो मैंने लिखा है ना, वही लिखा है कि इस बाबा ने थोड़ा बहुत एडजस्टमेंट करने लगे, इधर उधर घुसाने लगे चीजें, और क्या बोलेंगे, थोड़ा एडजस्ट कर लेते हैं, इंडिया वाले जैसा टेबल के नीचे से निकाल देंगे। लेकिन ये टेबल के नीचे से हुआ नहीं, और अप्रूवल मिला नहीं बाबा को, और ये बाबा भी फेल हो गए। उसके बाद आए डिमेत्री आयोनिच मेंडलीफ, ये आए थे मेंडलीफ। ये आदमी सबसे खतरनाक आदमी था। ये बाबा ने जो बोला ना, कंप्लीट बोला था। ये बाबा ने कोई गलती नहीं की, नहीं पता था तो उसके लिए भी उसने बहुत ही अच्छा काम किया। ये ऐसे बोला जाता है कि जो सबसे बड़ी, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की अगर नींव डाली थी, जिसने एग्जैक्टली समझाने की कोशिश की थी, तो ये मेंडलीफ थे। मेंडलीफ ने काफी अच्छा किया, और उसके बहुत सारे अचीवमेंट्स भी रहे थे, और जिसकी वजह से आगे डिस्कवरी में भी बहुत हेल्प हुई थी। तो मैं आपको समझाता हूँ। ये बाबा का काम बहुत अच्छा लगा लोगों को, कि जब तक मेंडलीफ आए थे, वो 1872 में आए, तब उन्होंने 63 एलिमेंट्स आ चुके थे। तब तक मार्केट में कितने आ गए थे? 63 एलिमेंट्स आ गए थे। मेंडलीफ ने क्या बोला था? प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स आर पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस। देखो यहां पर उसने यूज किया पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब सारी जो भी प्रॉपर्टीज है एलिमेंट्स की, वो पीरियोडिक फंक्शन पे बेस्ड है, एटॉमिक मासेस। अब ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है ना, थोड़ा उसने कंफ्यूजिंग स्टेटमेंट दिया, तो उसको समझाने के लिए मैं आपको उसके टेबल पर लेके आता हूं। देखो उसने क्या किया, उसने ऐसा बोला कि जितनी भी प्रॉपर्टीज है उसके किसके ऊपर बेस्ड है? उसके पीरियोडिक फंक्शन पर बेस्ड है, मतलब पीरियोडिक फंक्शन ऑफ एटॉमिक मास। जैसे जैसे उसका एटॉमिक मास बढ़ेगा, वैसे वैसे उसकी प्रॉपर्टीज में भी कुछ चेंज आएगा। लेकिन इस बंदे ने काफी अच्छा काम किया। क्या किया? ज्यादा कंफ्यूज नहीं करते हुए, सबसे पहले उसके पास कितने एलिमेंट थे? 63। तो उसने सबसे पहले 63 कार्ड्स बना लिए। क्या बना लिए भाई? कार्ड्स, पत्ते बना लिए। पत्ते बनाने के बाद, बाबा ने पत्ते बनाने के बाद हर पत्ते पर हाइड्रोजन, लिथियम, बेरिलियम और उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज और उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज लिख ली। मतलब मान लो ये ए कार्ड है, अब ए कार्ड हाइड्रोजन का है, तो उसने ए कार्ड हाइड्रोजन की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज और एटॉमिक मास नोट डाउन कर लिया। फिर बी कार्ड लिया, बी कार्ड को फिर बी कार्ड पे नोट डाउन कर लिया। सपोज के लिथियम के एटॉमिक मास कितना था, फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या है, केमिकल प्रॉपर्टीज क्या है, सब नोट डाउन कर लिया। फिर भाई सी कार्ड लिया, भाई नेक्स्ट कौन सा है? बेरिलियम का सब नोट डाउन कर लिया। फिर बोरॉन का डी, सब नोट डाउन कर लिया। और ऐसे करते 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 एक लेयर बना दिया 63 कार्ड्स का। फिर उसने क्या किया? एक व्हाइट बोर्ड लिया। अब इस व्हाइट बोर्ड के अंदर उसने 2 स्टेट पढ़े थे ना, देखो इसलिए सब ग्रुप है ए और बी, बिकॉज उसके सब ग्रुप इसलिए कि उसकी जो प्रॉपर्टीज है उसके अकॉर्डिंग वो सेट करने गया। मतलब सिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को भी वो ध्यान में रख रहा था,
डिसिमिलर प्रॉपर्टीज वाले को भी वो ध्यान में रख रहा था। ये बाबा ने बहुत सारी चीजों का ध्यान में लिया था। तो उसने क्या किया, ये पहला कार्ड लिया, चिपका दिया भाई ए प्रॉपर्टी वाला, फिर दूसरा, हाँ सो भाई दूसरे का प्रॉपर्टीज कोई सिमिलर आ रहा है, हाँ आ रहा है, तो उसने दूसरा लिथियम, हाँ इसके सिमिलर है, फिर बेरिलियम, उसको सेट करता गया। अब मान लो कोई दो सेम आ गए, जैसे कि यहां पर वो सेट करता गया, दो सेम थे ना, तो दोनों को एक ही ग्रुप में डाल दिया, एक ही ग्रुप में ठोक दिया, एक ही सेम ग्रुप में डालने लगा, वो सेम ग्रुप में डालने लगा। मतलब जो अगर सेम आ रहे थे तो उसको सेम ग्रुप में डाल रहा था, या तो एटॉमिक मास के अलावा वो इंक्रीमेंट करता जा रहा था। ऐसे करते करते उसने उसका टेबल रेडी किया। अब उसके टेबल में प्रॉब्लम क्या हुआ, मतलब कहने का मतलब उसने क्या किया कि सेम ग्रुप वाले को एक ही ग्रुप में डालने लगा। मतलब ए जी वो बराबर था, सेम ग्रुप वाले हैं, मतलब सेम प्रॉपर्टीज वाले एक ही ग्रुप में आएंगे। लेकिन उसके मेन प्रॉब्लम क्या हुई, मेन प्रॉब्लम क्या हुई कि जो अगर मान लो कि वो जगह छोड़ता गया, अगर कहीं सपोज ये ए, ये बी, ये सी, ये डी, अगर ई यहां पर है ना, तो ई यहां पर आ गया, तो अब ये जगह खाली हो जाएगी एफ। तो भाई ये जगह जो खाली हो गई ना, वो वैकेंट स्पेस गिनी गई उस वक्त कि भाई इसमें कुछ नहीं आया। वो कैसे करता, बिकॉज उस सीरीज में कोई बैठ ही नहीं रहा था, बिकॉज वो देखो हाइड्राइड्स और ऑक्साइड्स का भी ध्यान रख रहा था। देखो यहां पर लिखा हुआ है कि मेंडेलिक पीरियोडिक टेबल वाज पब्लिश्ड इन 18 इन द फॉर्मूला ऑफ हाइड्राइड्स एंड ऑक्साइड, मतलब ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करने वाले, हाइड्राइड्स के रिएक्ट करने वाले, उसके साथ का भी वो ध्यान रख रहा था। एनी एलिमेंट नोट द वे द फॉर्मूला इज रिटन, फॉर एग्जांपल हाइड्राइड ऑफ कार्बन तो CH4, बिकॉज हाइड्राइड इट स्टैंड्स फॉर H, है ना, एंड रिटर्न एज RH4, एंड ऑक्साइड, ऑक्साइड ऑक्सीजन के लिए था। तो ये सारी चीजें मतलब उसने उस सब ग्रुप में भी डाल दिया था ये सारी चीजों को। तो वैकेंट स्पेस बढ़ती गई बिकॉज सिमिलर प्रॉपर्टीज उसको मिलती नहीं थी, बिकॉज जहां तक सिमिलर प्रॉपर्टीज मिलेगी नहीं वहां तक जगह खाली रखता था। हाँ भाई ये इसके सिमिलर नहीं आ रहा है, ये अलग है, इसकी जगह खाली रख दो। तो ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज भी बना। लेकिन एडवांटेज कब बना वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो देखो मेंडेलिक पीरियोडिक एलिमेंट इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर एटॉमिक मासेस एंड सिमिलरिटीज ऑफ प्रॉपर्टीज, उसका भी सेम कॉन्सेप्ट था, ये बाबा का भी सेम कॉन्सेप्ट था। क्या कॉन्सेप्ट था कि भाई क्लासिफाइड इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस, मतलब एटॉमिक मास की बढ़ोतरी में ही उसने किया था। The formulas of oxides and hydrides were formed by the elements on the basis of the classification of element. Exactly. The formula of oxide and hydrides formed by the element was also the basis of classification of element. जैसे मैंने आपको बताया उसे केमिकल प्रॉपर्टीज का फुल्ली ध्यान रखा था, इसलिए ऑक्साइड और हाइड्राइड का जो रिएक्शन होता था उसके ऊपर भी फोकस था, उसका टेबल उसके ऊपर भी फोकस था, उसका भी बहुत ही उसने ध्यान रखा था। इसके टेबल के अंदर 6 हॉरिजॉन्टल रोज, देखो हॉरिजॉन्टल रोज 6 है, 1 2 3 4 5 6, और दूसरा कौन से वर्टिकल कॉलम्स आर 8, और 8 वर्टिकल कॉलम्स थी, ये रही 1 2 3 4 5 6 7 8, है ना। एंड 1 to 7 हैड अ सब ग्रुप ऑफ A and B सब ग्रुप्स, जैसे मैंने अभी जस्ट बताया सब ग्रुप्स सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक में बिठाना, डिसिमिलर प्रॉपर्टीज को अलग कर देना, ये उसका काम था A और B के अंदर। The group 8 had the 3 rows of the element having a similar properties were placed in the same group. जैसे मैंने बोला सिमिलर प्रॉपर्टीज को एक ही ग्रुप में ठोक रहा था, ये रहा यहां पर सिमिलर प्रॉपर्टीज को उसने एक ही ग्रुप में ठोक दिया, है ना, 8वें ग्रुप में ऐसा किया है उसको। एंड देयर आर सम स्पेस लेफ्ट इन द वैकेंट टू अकोमोडेट द फ्यूचर। हाँ इसने अपने पैर पर, ये बाबा ने अपने पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी। क्यों? इसने क्या किया कि भाई जहां पर जगह छूट गई है ना वहां पर जगह खाली रख दी, मगजमारी नहीं की, दूसरे जैसा नहीं किया कि भाई वैकेंट स्पेस बोल दिया कि यहां कुछ नहीं आएगा, अपुंज का राइट है, ऐसा कुछ नहीं किया। इसने क्या किया, नहीं है वहां पर कुछ, जगह खाली छोड़ दो। बढ़ोतरी करा के नहीं बोला कि हाँ मैं जो बोलूंगा वो करेक्ट होगा ना, ऐसा होगा ना वैसा होगा, ये बाबा ने ऐसी मगजमारी नहीं की। बोला कि नहीं है ना वहां पर जगह खाली रह रही है, प्रॉपर्टीज मैच नहीं कर रही है, जगह खाली रहने दो, बाबा ने मगजमारी नहीं की। तो ये सबसे बड़ा उसका क्या बना, एडवांटेज भी बना और डिसएडवांटेज भी बना। अब एडवांटेज कैसे बना वो मैं समझाता हूं। देखो तो इसके दो चीज आएंगी, मेरिट्स भी आएंगे, डीमेरिट्स भी आएंगे। तो सबसे पहले इसका एडवांटेज समझते हैं। मेरिट्स क्या थे? द एलिमेंट्स वर क्लासिफाइड इनटू मोर फंडामेंटल बेसिस ऑफ देयर एटॉमिक मासेस, मतलब बहुत सारी फंडामेंटल्स का ध्यान रखने में आया था। जैसे यहां पर मैंने बोला इसने ऑक्साइड्स, हाइड्राइड्स, उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज को ध्यान में रखा, सिमिलर एलिमेंट्स को ध्यान में रखा। तो ऐसा ही नहीं था कि खाली एटॉमिक मास लिया और उसने चालू कर दिया था, उसने बहुत सारी चीजों का ध्यान रखा था। ठीक है, तो नेक्स्ट उसने देखो क्या बोला
द स्पेस वेर लेफ्ट वैकेंट टू अकोमोडेट द एलिमेंट टू बी डिस्कवर्ड इन द फ्यूचर। देखो ये उसका सबसे बड़ा डिसएडवांटेज था। ये बाबा ने मगजमारी करे बिना ये फ्यूचर का सबसे बड़ा एडवांटेज दिया। क्या कि भाई जगह छोड़ दो लेकिन मगजमारी मत करो, फ्यूचर में और भी एलिमेंट्स आएंगे जो इसकी प्रॉपर्टीज के साथ, मतलब मेटल्स की प्रॉपर्टीज थी, नैनो मॉडल्स की प्रॉपर्टीज थी, जो भी था वो एक उसका एडवांटेज बना। लेकिन साथ ही साथ उसने ना उस वक्त जो जगह छोड़ी थी उसको नाम भी देना शुरू किया, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। मतलब उसने प्रिडिक्ट किया कि फ्यूचर में ऐसे एलिमेंट्स आएंगे, एका बोरॉन, एका एल्यूमिनियम, एका सिलिकॉन। वो एका एका जर्मन वाले ना थोड़े तो वहां के है। एंड ऑल्सो प्रिडिक्टेड दैट द लेटर दोज and also predicted their properties later those elements were discovered as scandium, gallium and germanium। एक्चुअली यहां पर एक सेंटेंस था, आधा ही छपा है, वो बता दूं। और उसने जैसा प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ, मतलब उसने जो प्रॉपर्टीज को प्रिडिक्ट किया था वैसा ही हुआ। मतलब कहने का मतलब यहाँ सेंटेंस सेट नहीं हुआ है कि आगे जाके एका बोरॉन स्कैंडियम में आया, एका एल्यूमिनियम गैलियम बना और एका सिलिकॉन जर्मेनियम बना। कहने का मतलब आगे जाके अगर देखा गया तो बोरॉन की प्रॉपर्टी वाला नेक्स्ट एलिमेंट आया स्कैंडियम, एल्यूमिनियम की प्रॉपर्टी वाला आया गैलियम और सिलिकॉन की जर्मेनियम। तो ये उसका एक एडवांटेज बना कि उसने जैसा बोला वैसा ही हुआ। और जानने की बात ये है, उसने बोला था वो ऐसी ही प्रॉपर्टी फॉलो भी करेगा, मतलब उसने जो प्रिडिक्शन दिया था वो करेक्ट भी हुआ और उसकी वजह से आगे नए एलिमेंट ढूंढने में बहुत ही मदद रही। देखो, द प्रिडिक्टेड प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट विच हेल्प इन द डिस्कवरी ऑफ न्यू एलिमेंट। वो जो प्रिडिक्शन करके गया था उसकी वजह से काफी मदद मिली हमको नया एलिमेंट डिस्कवर करने के लिए। आगे बात करते हैं, उसने इनर्ट गैसेस, द इनर्ट गैसेस दैट आर डिस्कवर्ड दैट सेपरेट ग्रुप विदाउट डिस्टर्बिंग द टेबल। ये उसने सबसे अच्छी बात की। किसी साइंटिस्ट ने उस वक्त तक इनर्ट गैसेस की बात नहीं की थी जिसको हम लोग नोबल गैस से भी पहचानते हैं, लास्ट ग्रुप। मतलब कहने का मतलब क्या था कि जिसका ऑक्टेट कंप्लीट हो। तो उस वक्त इनर्ट गैस के बारे में कोई नहीं बोला था, किसी ने भी इनर्ट गैस की बात नहीं की थी। लेकिन ये अकेला साइंटिस्ट ऐसा था, ये बाबा ने उसकी बात की कि इनर्ट गैस भी हो सकते हैं जो एटमॉस्फेयर के अंदर काफी कम मात्रा में होते हैं। उसने उसकी बात की थी, मतलब बहुत ही कम, रेयरली एकदम, जिसका ऑक्टेट कंप्लीट होता है। तो पूरा कंप्लीट ऑक्टेट वाले नोबल गैस होते हैं ये। तो उसने उसकी बात की थी। ये मेंडल भाई ने उसकी भी बात करके क्या किया था कि भाई उसका भी एक सेपरेट ग्रुप बनने वाला है, उसका भी एक सेपरेट ग्रुप आएगा, लेकिन आप उस टेबल को डिस्टर्ब मत करना। कौन से? जो मेन टेबल जो है उस टेबल को डिस्टर्ब मत करना, एक नया ग्रुप खड़ा कर देना और उसका नाम क्या होगा? इनर्ट गैसेस या नोबल गैसेस। लेकिन ये बाबा को भी फेल कर देने में आया। तो अब देखो, कभी भी अप्रूवल मिलता है ना कोई चीज को, बहुत सारी स्टडी होती है, तो ये बाबा को उस वक्त के लिए अप्रूवल मिला, लेकिन आगे जाके इसकी थियरी भी फेल हो गई। अब इसके फेल होने के क्या रीजन बने? द सम एलिमेंट्स वेर अरेंज इन द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मास एज CO इज प्लेस्ड बिफोर द निकल। अब ये बाबा ने भी घोटाले किए, अपना अप्रूवल लेना था, टेबल के नीचे से निकालने की ट्राई की, लेकिन टेबल के नीचे से निकला नहीं। टेबल के नीचे मतलब मस्ती में बोल रहा हूं, कहने का मतलब थोड़े घोटाले किए। अब घोटाले क्या थे? देखो, उसने क्या बोला, एटॉमिक मास को फॉलो कराओ। तो भाई उसको ध्यान रखने का था, ये रहा देखो 58.93 और 58.71। एटॉमिक मास छोटा कौन सा है? निकल का। कोबाल्ट का पीछे आना चाहिए था, तो निकल और कोबाल्ट में आगे पीछे थोड़ा लोचा पड़ गया उससे, तो उसकी वजह से भाई उसका ये थियरी क्या हो गई? फेल हो गई। पहला डिसएडवांटेज मिला। दूसरा, द पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन इज नॉट क्लियर, कि वो मेटल है कि नॉन मेटल है, वो आज तक क्लियर नहीं है। वो अभी भी मॉडर्न पीरियोडिक में भी लोचा ही है, उसको मेटल के ग्रुप में रखा हुआ है, अभी भी उसको मेटल के ग्रुप में। वो एक मॉडर्न पीरियोडिक टेबल का भी एक सबसे बड़ा एडवांटेज नहीं है, बिकॉज अभी भी उसको मेटल के ग्रुप में ही रखा हुआ है। और यहां पर भी ऐसा ही हुआ। आप देख सकते हो लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, कॉपर, ये सब रूबियम, ये सब कॉपर है ना। सिल्वर है, Ag मतलब सिल्वर होता है। तो ये सारे मेटल्स थे, लेकिन ये हाइड्रोजन क्या था? नॉन मेटल था। तो उसकी पोजीशन भी वो क्लियर नहीं कर पाया, पर उस वक्त के लिए वो क्लियर नहीं कर पाया था। द पोजीशन ऑफ द आइसोटोप्स वाज नॉट क्लियर। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, आपको पता होगा, है ना। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप्स होते हैं, ड्यूटियम, ट्रिटियम, है ना। तो उसकी हाइड्रोजन की पोजीशन क्लियर नहीं कर पाया था, बिकॉज अगर आप एटॉमिक मास कंसीडर कर रहे हो तो व्हाट अबाउट दिस, ये तीनों का क्या आइसोटोप्स क्या होता है? जिसका एटॉमिक मास डिफरेंस होता है लेकिन एटॉमिक नंबर क्या होता है? सेम होता है।
तो वो क्लियर नहीं कर पाया था, इसकी पोजीशन, आइसोटोप्स की पोजीशन वो क्लियर नहीं कर पाया था। और लास्ट एडवांटेज था द मेनी गैप्स रिमेन अनएक्सप्लेन। भाई उस वक्त के लिए भले उसने प्रिडिक्शन कर दिया था कि आगे जाके ऐसा होगा या ये होगा, लेकिन उस वक्त के लिए अगर देखने जाए तो एक डिसएडवांटेज ही था कि भाई अगर आपने गैप्स छोड़े हैं इसका मतलब आपको वो एलिमेंट नहीं मिले, आपने गैप छोड़े मतलब आपका डिसएडवांटेज है। आज अगर मैं बोलता हूं, ऐसा समझ लो कि आप जगह छोड़ दो, आप जगह छोड़ दो, आप जगह छोड़ देना, आपको जो नहीं आता है उस पर हम बाद में डिस्कस करेंगे। तो डिस्कस करना एक अलग चीज है, लेकिन मार्क्स नहीं मिलेंगे ना, तो बस तो इसका भी पेपर चेकिंग में गया और पेपर चेकिंग वाले ने बोला भाई इसने नहीं लिखा है मतलब ये इसका डिसएडवांटेज है। उसका पेपर चेकिंग में गया, उसने जो टेबल बना के दिया तो उसका डिसएडवांटेज क्या हुआ, जो पेपर उसने भेजा था वहां पर उसने जगह छोड़ दी। कहने का मतलब ऐसा है, देखो एक एग्जांपल के साथ समझाता हूं। मान लो आपका कबर्ड है, आपका कबर्ड है, अब आपके कबर्ड के अंदर आपके पास शर्ट होती है, पैंट होती है। अब मम्मी ने बोला यहाँ बुक्स रखना, तो यहाँ समझो कि आपने बुक्स रखी हुई है। अब ये जगह खाली है तो वहां आपने कुछ नहीं रखा, बराबर, तो वो जगह खाली ही होने वाली है। तो उस वक्त के लिए आपने कुछ रखा ही नहीं है तो खाली है। तो वैसा इसके साथ हो रहा था, उस वक्त के लिए उसने जगह पे कुछ रखा ही नहीं था तो वो लिखा ही नहीं है। अब एग्जाम का पेपर दे रहे हो, आपने जगह खाली रखी है, तो बस तो इसने भी जब अप्रूवल के लिए भेजा तो इसकी जगह खाली पड़ रही थी, तो जगह खाली पड़ रही थी तो सामने वाले ने बोला भाई भले वो कितना भी बड़ा प्रिडिक्शन लगा ले लेकिन ये भाई एक डिसएडवांटेज ही रहेगा, उस वक्त के लिए डिसएडवांटेज था। दूसरी एक बात, आपकी टेक्स्ट बुक में एक टॉपिक है बिगेस्ट अचीवमेंट ऑफ मेंडलिस, तो बिगेस्ट अचीवमेंट उसका एक सेकंड पॉइंट जो मैंने समझाया कि खाली जगह का उसका जो प्रिडिक्शन था वो उसका सबसे बड़ा अचीवमेंट था। उसने जो प्रिडिक्शन किया था वही सबसे बड़ा उसका अचीवमेंट बन के सामने आया। लेकिन वो कब पता चला, जब नए बाबा आए जिसने सबको हिला के रख दिया। 1913 के अंदर जब हेनरी मोस्ले आया, हेनरी मोस्ले बाबा आए, ये बाबा ने सबको हिला दिया, ऐसा हिला दिया पूरी कायनात बदल दी। और उस वक्त तक मेरे ख्याल से 114 से लेकर 118 एलिमेंट तक आ चुके थे अराउंड। आज अपने 118 देख रहे हैं लेकिन 114 एलिमेंट तक उस वक्त तक डिस्कवर हो चुके थे। तो ये बाबा ने पूरी कायनात को हिला दिया। जब ये बाबा आए तो ये बाबा ने वो पूरी कायनात को हिला दिया। अब कायनात हिला दिया मतलब क्या कि पूरा पीरियोडिक टेबल बना डाला। बैठे 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 बाबा ने एक दिन बैठ गए और पूरा पीरियोडिक टेबल बना डाला। अब पीरियोडिक टेबल बनाया कैसे, तो बता दूं, कोई भी डिस्कवरी एक रात की चीज नहीं होती, हर डिस्कवरी को टाइम लगता है। ये बाबा को भी टाइम गया। ये बाबा ने 3 साइंटिस्ट ने जो गलती की उस गलती में से सॉल्यूशन निकाल के बना दिया। समझो बात को समझना, ये बाबा ने क्या किया, हेनरी मोस्ले साहब ने ये तीनों की गलती को समझा और तीनों की गलती में से सॉल्यूशन निकाल दिया और पूरा पीरियोडिक टेबल बना दिया और पूरी दुनिया को दिखा दिया कि पीरियोडिक टेबल क्या होता है। और ये सबसे बड़ा अचीवमेंट था उसका। अब बाबा ने गलती क्या पकड़ी, तो ही गेव द न्यू प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट एज एटॉमिक नंबर। देखो तीनों साइंटिस्ट कौन, 3 साइंटिस्ट कौन कौन आए थे, तो डॉबिर्नियर, न्यूलैंड और मेंडलीफ, तीनों ने क्या किया था, एटॉमिक नंबर लिया था। ये बाबा ने क्या कर दिया भाई, एटॉमिक मास लिया था और ये बाबा ने क्या कर दिया, एटॉमिक नंबर, कुछ जब्बर बदल दिया। ये बाबा ने आके ही कुछ एटॉमिक नंबर ले लिया। अब आप लोग सोचोगे कि ये साइंटिस्ट को कैसे पता चला साला कि एटॉमिक नंबर से ही आंसर आएगा, तो इसका चीज बताता हूं। इसने एटॉमिक नंबर क्यों सोचा, इसने ये सोचा कि सारी चीजें डिपेंड किस पे करती है, कोई भी एलिमेंट की कोई भी चीज डिपेंड किस पे करती है, डिपेंड करती है रिएक्टिविटी सीरीज पर। ध्यान से समझना, कोई भी चीज का किस पर डिपेंड करता है, एलिमेंट या उसकी केमिकल प्रॉपर्टी हो गई, फिजिकल प्रॉपर्टी हो गई या सिमिलैरिटीज, किस पर डिपेंड करती है, उसकी रिएक्टिविटी पर, कि वो एलिमेंट कितना जल्दी रिएक्ट कर रहा है। तो रिएक्शन किस पर डिपेंड करता है, उसकी वैलेंसी पर, है ना। अगर जितनी उसकी वैलेंसी कम होगी तो वो डोनेट में करेगा, जितनी उसकी ज्यादा होगी तो गेन में करेगा, या तो फिर वो शेयरिंग करेगा, कार्बन की तरह हो सकता है, टेट्रा वैलेंसी वाला, है ना, शेयरिंग बॉन्डिंग, तो वो वैलेंसी पर। अब वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है, तो लास्ट शेल में जो इलेक्ट्रॉन है उसके ऊपर। वैलेंसी किस पर डिपेंड करती है, लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है। अब लास्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है वो कैसे पता चलेगा, तो वो पता चलेगा प्रोटॉन से, कि नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन इक्वल होते हैं। तो प्रोटॉन को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन को हम लोग बोलते हैं एटॉमिक नंबर। तो बस यहां से ही उसको मिल गया
कि बस एरुक्का हमारा को मिल गया। एरुक्का इसका डायलॉग नहीं था, एरुक्का दूसरे साइंटिस्ट का डायलॉग है। एरुक्का, एरुक्का मतलब मिल गया था उसको एटॉमिक नंबर। उसको पता चल गया कि मेरे को जो भी मिलने वाला है एटॉमिक नंबर से मिलने वाला है। सारे साइंटिस्ट ने गलती क्या की, सबने एक ही दिशा में सोचा। बोलते ना दशा बदलवी है तो दिशा बदलवी पड़े, तो बस आने दशा बदलवी હતી એટલે એને દિશા બદલી નાખી અહીંયા। उसने सबने एटॉमिक मास देखा, इसने एटॉमिक मास देखा, इसने क्या देखा, एटॉमिक नंबर। बस तो रातों रात भाई ने पूरा टेबल बना दिया। रातों रात नहीं बना, टाइम लगा होगा, मैं अभी आपको समझाऊंगा। तो इतना सक्सेसफुल टेबल उसने रेडी कर दिया। ये देखो इसमें शायद 114 है, 4-5 एलिमेंट को थोड़ा गायब किया है मैंने, 110 तक ही है, 8 को गायब है। ये नेट पर से काफी अच्छा था तो मैंने सोचा चलो अपना भी टाप लेते हैं, समझाने में अच्छा लगेगा। तो ये पूरा आपका मतलब मॉडर्न पीरियोडिक टेबल अभी रेडी होने वाला है, तैयार व्यार करके आपके सामने रिप्रेजेंट करूंगा। अब देखो इसमें ना ट्रेंड्स नहीं पूछेंगे, लेकिन इसके ऊपर बेसिक क्वेश्चन पूछेंगे। तो सबसे पहले आपको लिखना है इसको डिस्कवरी किसने की। तो इसकी डिस्कवरी की हेनरी मोसले ने। हेनरी मोसले ने इसका डिस्कवरी किया। डिस्कवरी करने के बाद उसने जो स्टेटमेंट दिया वो सेम मेंडेलीव भाई का ही था, बाबा मेंडेलीव का ही था कि प्रॉपर्टीज ऑफ द एलिमेंट्स आर द पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। बस एटॉमिक मास की जगह उसने क्या लिख दिया, एटॉमिक नंबर लिख दिया। मतलब किसी की भी प्रॉपर्टीज जो होती है, एलिमेंट की कोई भी प्रॉपर्टीज होती है, एक पीरियोडिक फंक्शन मतलब एक पीरियड्स के बाद वो किसको फॉलो करता है, एटॉमिक नंबर को। पीरियड मतलब एक टाइम पीरियड के बाद, यहां पर भी वही होता है, टाइम पीरियड ही होता है पीरियड्स मतलब। तो एक टाइम पीरियड के बाद वो एटॉमिक नंबर की एक सिमिलर प्रॉपर्टीज को क्या होती है, फॉलो करती है। अब उसका जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल था उसमें 18 ग्रुप्स और 7 पीरियड। ध्यान से देखो इसके अंदर आप देख सकते हो जो हॉरिजॉन्टल है, ये देखो ये जो हॉरिजॉन्टल है वो कितने हैं, वो 7 हो गए, 7 कितने हो गए, 7। ये फर्स्ट पीरियड है, ये सेकंड, ये थर्ड, ये फोर्थ, ये फिफ्थ, ये सिक्स, ये 7। ओ साहेब तो आ बे कहाँ गया मारा लगનમાં? ના ભાઈ મારા લગ્નમાં નથી ગયા, આ બેમનો બી રાજ છે। આ રાજ આપણે પછી ખોલશું, સસ્પેન્સ રાખીએ જરાક, વિડીયો જો એટલે સસ્પેન્સ ખબર પડે તમને। એટલે जो हॉरिजॉन्टल थे ना, ऐसे जो हॉरिजॉन्टल कटाकड़ी कटाकड़ी कड़ी जो हॉरिजॉन्टल थे वो 7 थे, तो 7 क्या थे, पीरियड्स थे। ये 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो ये जो 18 थे ना, जो वर्टिकल्स, ये वर्टिकल होता है अपना घर में कॉलम हो ना, ये वर्टिकल के भाई ये रीते याद रखवानो। तो जो कॉलम थे ना वो 18 थे। तो ये जो 18 थे ना 1 से 18 तक, वो सारे उसको क्या बोले गए, उसको बोलने में आया रोज, अरे उसको क्या बोलने में, सॉरी उसको बोलने में आया 18 ग्रुप्स, उसको बोलने में आया ग्रुप्स, मैं ही भूल जाता हूँ, ग्रुप्स। और ये क्या थे, ये पीरियड्स। तो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर ये सेकेंड क्वेश्चन बना यहाँ पर, मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर कितने रोज और कॉलम्स है, तो 7 रोज 18 कॉलम्स, या तो 7 पीरियड्स 18 ग्रुप्स। कितने ग्रुप्स थे, 18 ग्रुप्स, ठीक है। अब उसको किसके बेस पर करने में आया था, तो एटॉमिक नंबर के बेस पर करने में, एटॉमिक नंबर के बेस के ऊपर उसको क्लासिफिकेशन करने में आया था। सेकेंडली 18 ग्रुप है, 7 पीरियड्स है। अब देखो दूसरी बात, ये जो पहला जो है ना, पहले 2 को भाई बोलते हैं एस ब्लॉक। देखो ये सब आप लिख लेना आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर, आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर बहुत ही घटिया वे में समझाया हुआ है, ऐसा एनसीईआरटी समझाती है, लेकिन पैराग्राफ वाइज है, समझ लो। तो आपको जो पॉइंट वाइज लिखने में मजा आएगा, जो मैं समझा रहा हूं, तो ऐसे लिख लो एस ब्लॉक। और 13 से 18 तक मैंने यहां लिख के रखा है पी ब्लॉक, उसको बोलेंगे हम लोग पी ब्लॉक। और 3 से 12 तक, ये जो 3 से 12 तक, उसको बोलेंगे डी ब्लॉक, इसको क्या बोलेंगे, डी ब्लॉक बोलेंगे। और इसको हम लोग ट्रांसिशन एलिमेंट्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको, हम लोग बोलते हैं ट्रांसिशन एलिमेंट। હવે સાહેબ એ એને શું કહેવાય ટ્રાન્સિશન એલિમેન્ટ, તો ગઈ ખड्डाમાં। કેમ ખड्डाમાં ખબર, કેમ કે ये जो है, ये पार्ट 13 से 12 तक का जितना भी पार्ट है, ये साल 10th के अंदर पढ़ने का नहीं है, 10th के अंदर है ही नहीं, पहले से ही नहीं पढ़ाने का है। हम लोग को सिर्फ 10th के अंदर एस ब्लॉक और पी ब्लॉक के बारे में पढ़ाने का है, जिसको हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स के नाम से भी जानते हैं। क्या नाम है, या तो नॉर्मल एलिमेंट्स बोलेंगे, या तो क्या बोलेंगे, रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स बोलेंगे। क्या बोलेंगे बच्चा, रिप्रेजेंट। तो એટલે તમને કે एग्जाम में पूछे
कि व्हाट इज रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट, द एलिमेंट विच कंसिस्ट इन द एस ब्लॉक एंड पी ब्लॉक्स आर कॉल्ड रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स या नॉर्मल एलिमेंट्स. ठीक है, નામ દોનો એક ही है. એટલે આ આપણે ભણવાનું નહીં. એટલે જેમ કે આ નહીં ભણવાનું એટલે આ બી નહીં ભણવાનું. કેમ? तो यहाँ देखो ये 57 है ना, तो 57 के बाद डायरेक्ट 72 आया, तो 58, 59, 71, मतलब 58 से 71 तक निकाल दिया. एटॉमिक नंबर 58 से 70 तक. वैसा ही यहाँ पर 89 से 103, 89 से 103, 103 तक, हाँ 103 तक निकाल दिया. तो साहब કેમ કાઢી નાખ્યું? અલા ભાઈ એને એટલે કાઢી નાખ્યા કે આને દરખાસ્ત કરી નાખી. કમિટીએ એમ કીધું कि तुम्हारी प्रॉपर्टी है कि વધારે જ अलग पड़े है. हाँ बीजू इसको एफ ब्लॉक बोलते हैं. जैसे इसका एसपीडीएफ हुआ ना, एसपीडी हुआ, इसको एफ बोलते हैं, इसको एफ ब्लॉक भी बोलते हैं. तो आ जे कमिटी थी ने, जे कमिटी बनेली आ बनावा माटे, एने आने एक दरखास्त करी. दरखास्त એટલે કરી નાખી कि आनी जे प्रॉपर्टी थी थोड़ी अलग पड़ती थी, है ना. रेयर मेटल देखो यहाँ पर ये कलर के हिसाब से अगर आप देखो तो ये रेयर मेटल्स थे, अर्थ मेटल थे, बहुत ही कम मिलने वाले, तो इसकी थोड़ी प्रॉपर्टीज अलग पड़ रही थी, तो इसको साइड पे रखा गया है. और ये जो पहला नाम है ना, इसको लैंथेनॉइड्स बोलते हैं. इसको क्या बोलते हैं? लैंथेनॉइड्स. और इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्टेनॉइड्स. इसको क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं एक्टेनॉइड्स. बराबर. एक्टेनॉइड्स केम कीधु भाई? ये लैंथेनॉइड्स के बाद चालू हो रहे थे, इसलिए इसको लैंथेनॉइड्स बोलने में आया. और ये एक्टीन के बाद चालू हो रहे थे, इसलिए एक्टेनॉइड्स बोलने में आया. और कोई फर्क नहीं पड़ता है. और इसको दूसरा नाम भी है इनर ट्रांजिशन एलिमेंट. साहब एक तो आ दरखास्त कमिटी में थी आटला बधा नाम याद रखवाना आना. अला नहीं पूछे कोई एग्जाम में, वधारे टेन्शन नहीं लेवानुं, आ बधुं नहीं पूछे. ए तो मैं જરાક એમ एक्साइटेड में જરાક વધારે नॉलेज आपी, બીજું કઈ લેવાનું નથી આમાં. लाने इनर ट्रांसिशन एलिमेंट भी कहेवाय. क्यों? बिकॉज ये ट्रांसिशन ग्रुप में से ही बाहर आए हुए. ट्रांसिशन एलिमेंट्स का जो ग्रुप था उसी के अंदर से बाहर निकले, इसलिए उसको इनर ट्रांसिशन एलिमेंट्स भी हम लोग बोलते हैं. ओके. सेकेंडली आगे इसके अंदर और अब देखो सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड कौन सा है? तो फर्स्ट पीरियड है. क्यों? बिकॉज उसमें कितने हैं? सिर्फ 2 एलिमेंट है. देखो शॉर्टेस्ट, देखो यहां पर लिख लेना, यहां पर एस करके, शॉर्टेस्ट पीरियड. ये सबसे शॉर्टेस्ट पीरियड है, सबसे छोटा, 1 से लेकर 2, मतलब इसमें 2 ही एलिमेंट है, इसलिए इसको हम लोग क्या बोलते हैं? शॉर्टेस्ट पीरियड बोलते हैं. और सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड कौन सा है? तो सबसे लॉन्गेस्ट पीरियड है सिक्स्थ. सिक्स्थ कौन सा है? सिक्स्थ जो है वो लॉन्गेस्ट पीरियड है. सेवेंथ को भी बोलते हैं, लेकिन सेवेंथ को हम लोग इनकम्प्लीट भी बोलते हैं. हम लोग उसको क्या बोलते हैं? उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनकम्प्लीट पीरियड. क्यों इनकम्प्लीट बोलते हैं? बिकॉज देखो वो कंप्लीट नहीं है, खाली होगा. आपकी बुक में 114 या 118 कुदा दिया होगा, ये मेरे को खाली समझाने के लिए. तो ये पूरा मतलब इनकम्प्लीट है. ठीक है, मतलब पहला वाला एकदम शॉर्टेस्ट, छठा वाला लॉन्गेस्ट, और जो 7वां है वो इनकम्प्लीट. वो मेरे जैसा इनकम्प्लीट है बेचारा, है ना, इनकम्प्लीट है. ये थोड़ा कॉपी डाउन कर लो, मैं इरेज करने वाला हूं. अभी इरेजर दबाने वाला हूं फटाफट. 1 2 3 इरेज हो गया. चलो ठीक है. अब देखो दूसरी बात ये कि हर एक का कुछ आपको पहले 20 याद कर ही लेना है, पहले 20 तक भाई याद कर ही लेना. हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, अर्गॉन, पोटेशियम, कैल्शियम. पहले 20 आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए. जैसे तैसे जैसे चाहो वैसे याद करो, लेकिन पहले 20 याद हो जाने चाहिए. कुछ भी हो पहले 20 आने चाहिए, बराबर, एग्जाम में. अब देखो ट्रेंड्स तो पूछे नहीं गए, लेकिन थोड़ा बहुत आपको बता दो ट्रेंड्स में क्या होता है. ज्यादा मतलब बताऊंगा नहीं. देखो हर एक की जो वैलेंसी होती है ना, देखो हर एक का जो लास्ट सेल होगा, ये देखो इसके हर एक के लास्ट सेल में आप अगर देखोगे तो 1 बचेगा. इसके लास्ट सेल में भी 1 है. इसका देखो, इसका क्या होगा? 2 1. तो इसका भी लास्ट सेल, इसका क्या होगा? 2 8 1. तो हर एक का जो लास्ट सेल होगा ना, हर एक का जो लास्ट सेल होगा, देखो ये पूछते हैं ये कौन से ग्रुप, तो हर एक का जो लास्ट सेल होगा, मतलब हर एक की जो वैलेंसी होगी ना, वो आपको नंबर ऑफ ग्रुप बताएंगी. वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ ग्रुप. एक्चुअली ट्रेंड का पार्ट है, लेकिन थोड़ा मैं आपको एमसीक्यू के लिए बता देता हूं कि वैलेंसी मतलब उसके लास्ट सेल में जितने भी बचे होंगे ना, वो एक एक बचा है. आपको मैं यहां समझाता हूं. हाँ देखो इसके लास्ट सेल में 1 बचा है, एक बचा है, तो वो उसका क्या इंडिकेट करेगी? उसका ग्रुप इंडिकेट करेगी. क्या इंडिकेट करेगी? उसका ग्रुप. और जितने शेल हो गए, शेल मतलब कितने, जैसे कि मेरे को इसका एक ऑर्बिट बताना है, लिथियम का ऑर्बिट बताना है, तो देखो मैं लिथियम के लिए कितने ऑर्बिट बनाऊंगा? बीच वाला तो न्यूक्लियस हो जाएगा,
2 ऑर्बिट बनाऊंगा। क्यों? बिकॉज पहले शेल में मैं कितने डालूंगा, पहले शेल में मैं 2, पहले शेल में मैं कितने डालूंगा 2, फिर दूसरे में 8, दूसरे में 8 है ना, तो दूसरे में मैं दूसरे में 2 है, तो 2 यहाँ चले गए, 1 यहाँ, तो भाई उसमें जो ऑर्बिट बचेगा, इसकी लिथियम की बात कर रहा हूं, तो लिथियम में जो ऑर्बिट हो गए, नंबर ऑफ ऑर्बिट्स हो गए ना, या नंबर ऑफ शेल्स जो हो गए, वो क्या बताने की ट्राई करेंगे, आपको पीरियड्स बताने की ट्राई करेंगे। देखो इसमें 2, इसके भी 2 ही ऑर्बिट हो गए, इसके भी 2 ही ऑर्बिट हो गए, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी 2, इसके भी, मतलब 2 ऑर्बिट ही बनेंगे। तो इसके 2 ऑर्बिट बनेंगे, इसका मतलब क्या होगा, इसके 2 ही ऑर्बिट अगर बनते हैं तो वो आपको क्या दिखाने की ट्राई करेगा, नंबर ऑफ पीरियड्स। मतलब आप ऐसे पता कर सकते हो कि भाई इसका कितना ऑर्बिट बन रहा है। जैसे कि आपको दे दिया सोडियम, तो सोडियम के 3 ऑर्बिट बनेंगे, बीच वाला न्यूक्लियस, फिर उसके बाद 3 ऑर्बिट बनने वाले हैं, पहले में 2 आ जाएंगे, फिर उसके बाद वाले में कितना आ जाएंगे, 2 8 8 आ जाएंगे, 4 हो गए, और 2 4 बिठा देता हूं, 8 हो गए, 1 2 3 4 5 6 7, एक और लगा देता हूं, शायद एक्स्ट्रा हो गया तो देख लेना, तो एक और लास्ट वाले में आ जाएगा। तो मतलब 8 ने 2 10 ने 11, तो 3 शेल बने, 1 2 3, 3 शेल बने, तो 3 शेल बनेंगे, मतलब 3 ऑर्बिट क्या इंडिकेट करेंगे, पीरियड्स इंडिकेट करेंगे। तो भाई ये था आप लोग का, आपको ये समझाया कि भाई पीरियड्स पता कैसे कर सकते हो। आपको पीरियड पता करना है तो क्या करने का, उसके शेल काउंट करने के, कि उसके शेल कितने बन रहे हैं, और अगर आप लोग को उसका ग्रुप पता करना है तो उसकी वैलेंसी से आप पता कर सकते हो। ये जनरल एक कॉन्सेप्ट यहां पर उसने दिमाग में रखा था। उसके बाद उसकी फैमिली के बारे में बात कर लेते हैं। तो फैमिली तो बहुत मस्त है। देखो आप लोग अगर देखते हो तो पहला तो हाइड्रोजन है, ठीक है, लेकिन फर्स्ट ग्रुप वाले ये सारे कौन से है, अल्कली मेटल्स है, बेसिक मेटल्स है, एकदम इजीली अवेलेबल बेसिक मेटल्स है, अल्कली मेटल्स है, ठीक है, बेसिक मेटल्स है ये वाले, इजीली अवेलेबल इन बेसिक मेटल्स है। अब ये देखो थोड़ा ये वाले जो है ना, ये याद रखना कि सेकेंड ग्रुप में जो मेटल्स है वो कौन से है, तो अल्कली अर्थ मेटल्स है। जैसे इसका ट्रांसिशंस मेटल था ना, ये ट्रांसिशंस एलिमेंट, तो ये अल्कली अर्थ मेटल्स है। ये जो ब्लू कलर वाले ना पुअर मेटल्स, तो इसको पुअर मेटल्स नहीं बोलेंगे बच्चा, इसको हम लोग बोलेंगे, ये जो ब्लू कलर वाले हैं इसको हम लोग बोलेंगे मेटलॉइड्स। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, मेटलॉइड्स है। ये क्या है, मेटलॉइड्स है, जो मेटल की प्रॉपर्टीज भी दिखाते हैं और नॉन मेटल्स की प्रॉपर्टी भी दिखाते हैं। तो कहने का मतलब अगर ये आप देखते हो तो डायगोनल स्ट्रक्चर है, तो एक डायगोनल्स के इस साइड वाले सारे मेटल्स और डायगोनल्स के सारे ऊपर वाले क्या है, तो नॉन मेटल्स। तो ये सारे क्या बन जाएंगे, ये सारे आपके क्या है, नॉन मेटल, सारे जितने भी है ये सारे नॉन मेटल्स है। और ये जो ऑरेंज कलर जैसे ना, जो आपका लास्ट है 18 ग्रुप, एग्जाम में पूछते और पूछते ही 18 ग्रुप आपको पूछेगी। तो 18 ग्रुप क्या इंडिकेट कर रहा है, 18 ग्रुप इंडिकेट कर रहा है नोबल गैस, या नोबल गैस इंडिकेट कर रहा है जिसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसका फुल्ली ऑक्टेट क्या होगा, कंप्लीट होगा। नोबल गैस बोलो, इनर्ट गैस बोलो, बिकॉज इसका लास्ट शेल देखो कंप्लीट होगा, ड्यूप्लेट या ऑक्टेट कंप्लीट ही कर रहा होगा, इसका लास्ट शेल पूरा क्या होगा, कंप्लीट होगा, लास्ट ऑर्बिट। और लास्ट जो नीचे ये वाले, ये रेयर मेटल्स है ना, एकदम रेयर, एकदम इजीली अवेलेबल है। अब इतना आपको बेसिक बताया। अब दूसरा भी मेरे पास कुछ बताने लायक है कि फैमिली टाइप, मतलब थोड़ा फैमिली वाला चक्कर है यहाँ पर, तो थोड़ा बता देता हूं कि जो 13 ग्रुप है ना, उसको बोरॉन फैमिली भी बोलने में आता है, बिकॉज इट स्टार्ट्स फ्रॉम बोरॉन। तो इसका हेड कौन है, बोरॉन है, तो इसको हम लोग बोरॉन फैमिली भी बोलते हैं। तो बोरॉन, अगर आपको पूछे बोरॉन फैमिली में कौन कौन आते हैं तो लिख देने का, बोरॉन, एल्यूमिनियम, गैलियम, आयन, और 3 है शायद, आयन याद नहीं है, अभी जान देते हैं बराबर, लेंथियम है शायद ये, ठीक है, ये आते हैं, नहीं लिथियम उधर है, ये अलग ही होगा, देख लेना। फिर कार्बन की फैमिली वाले हैं, तो कार्बन, सिलिकॉन, जर्मेनियम, ये स्कैंडियम है शायद, SN है मतलब, और पीबी मतलब लीड है। फिर ये फिर आपको पूछेंगे भाई 15, यहाँ पर 13 14 15 फैमिली में कौन कौन आते हैं, तो भाई उसको बोलते हैं नाइट्रोजन की फैमिली, तो नाइट्रोजन की फैमिली वाले लिख देने के। फिर 16 फैमिली, तो 16 फैमिली किसकी है, ऑक्सीजन की। और ये फैमिली बहुत इंपॉर्टेंट है, इस फैमिली को हम लोग हेलोजेंस बोलते हैं। विल यू बी माई फ्रेंड्स, जो कार्बन्स में आपको मैं पढ़ाऊंगा, विल यू बी माई फ्रेंड, ये एक टॉपिक है आपका, तो इसको हम लोग हेलोजन की फैमिली भी बोलते हैं, या तो फिर फ्लोरीन की फैमिली बोलने में आता है। और लास्ट वाले भाई जो हीलियम की फैमिली है, उसको नोबल गैस भी बोलने में आता है,
या तो फिर इनर्ट गैसेस भी बोलने में आता है। ये था आपका शॉर्ट एंड स्वीट एक्सप्लेनेशन ऑल अबाउट मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। आप इसको कॉपी डाउन कर लेना, मैं जितना बोला हूं टेबल में लिख लेना, बिकॉज आप रीड करने बैठोगे तो भाग्य पढ़ने वाले हैं, इतना कुछ समझ में नहीं आएगा। टेक्स्ट बुक में वो बाबा ने बहुत थियोरी में डालेला है और अपुन ने बहुत शॉर्ट में समझाया है। इसके आगे के जो टॉपिक थे वो ट्रेंड्स वाला टॉपिक था। ये पूरी ट्रेंड्स मेरे को मजा बहुत आती थी समझाने में, लेकिन निकल गई है। तो मेरे ख्याल से आपको ये वीडियो तो अच्छा लगा होगा और मैं ऐसे टाइम पर लेकर आया हूं जहां आपकी यूनिट टेस्ट आ रही है, तो आपको हेल्पफुल भी रहेगा। अगर आपको कोई डाउट रह गया तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। इसी के साथ मैं यहां पर वीडियो एंड करूंगा। जीएससीबी के लिए बेस्ट चैनल है, चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में फिर से मिलेंगे। टिल देयर कीप वॉचिंग, कीप शेयरिंग।